चलिए बच्चों, इस एल सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं। मैंने यहाँ पर 4 लाइनों के नाम दिए ए बी सी डी पी क्यू आर एस, लेकिन अभी बनाया नहीं है। एक एक करके इन लाइंस को मैं बनाऊंगा। सबसे पहले मैं अगर ए बी वाली लाइन के अबाउट पता करना चाहूँ तो ए बी वाली लाइन ये है। बहुत ध्यान से देखिएगा करने का तरीका। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें कितनी बॉडीज हैं। तो 2 बॉडी हैं, 2 रेक्टेंगल हैं, और वो 2 रेक्टेंगल हम लोग कुछ लाइंस हमें बनानी पड़ेंगी इधर उधर, तब कर पाएंगे। तो मैं इसको यहाँ मिला देता हूँ। अब देखो, एक रेक्टेंगल ये हो गया और एक रेक्टेंगल ये हो गया। दोनों रेक्टेंगल का अगर मैं एरिया निकालने को आपको बोलूँ तो आपको उसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों चाहिए, लेंथ और विड्थ दोनों चाहिए। इसका एरिया निकालोगे तो 150 इंटू 20 हो जाएगा। इसका एरिया निकालोगे 30 इंटू ये वाली डिस्टेंस होगा। तो ये निकालना पड़ेगा 200, ये 20 है तो ये कितना हो गया 180। सारी डिस्टेंसेस mm में है बच्चों। ये हो गया। अब ए बी वाली लाइन पर निकालना है। ये है ए बी वाली लाइन। पहचानिए कि ए बी वाली लाइन एक्स जैसी है या वाई जैसी है। एक्स जैसी है ना, तो फॉर्मूले कौन से यूज होंगे, एक्स वाले यूज होंगे, है ना। चलिए देखिए, तो इसको मैं फर्स्ट बॉडी मान लेता हूं, इसको मैं सेकंड बॉडी मान लेता हूं। तो आई ए बी बराबर होगा आई ए बी 1 प्लस आई ए बी 2। पहली बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ए बी पर और दूसरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ए बी पर। आई ए बी 1 कैसे लिखते हैं हम लोग, फॉर्मूला प्लस एरिया इंटू गैप का स्क्वायर। अब फॉर्मूला आ गया तो पहले फॉर्मूले लिख लीजिए। तो दोनों के फॉर्मूले कौन से यूज होंगे, सेंट्रॉइड वाले। दोनों के फॉर्मूले लिख लेता हूं, बी डी क्यूब बाई 12, ठीक। और एरिया तो हमें पता ही है, इसका 150 इंटू 20 हो गया और इसका 30 इंटू 180 हो गया। और क्या चाहिए हम लोगों को अभी, गैप। तो गैप कहां से कहां तक का नापते हैं, जहां पर, ठीक है, जहां पर फॉर्मूला पता होता है और जहां पे निकालना है। पता है हमें यहां पर, निकालना कहां पर है, ए बी पर। तो इसके लिए गैप ये होगा, कितना होगा ये गैप, 20 का आधा 10, क्योंकि ये तो सेंट्रॉइड है। इसी तरह इसके लिए मुझे ये वाला गैप चाहिए, तो इतना कितना होगा 90 होगा, 180 का हाफ, और ये कितना है 20, तो टोटल कितना हो गया 110 हो गया। तो फर्स्ट बॉडी के लिए अभी मैं बात कर रहा हूं, तो फॉर्मूला लिखूंगा क्या, बी डी क्यूब बाई 12 प्लस इसका एरिया 150 इंटू 20 और गैप कितना है इसका 10 का स्क्वायर। यहां पर बी और डी क्या है बताओ, इस वाली पहली बॉडी के लिए। ये पहली बॉडी है, इसमें बी और डी क्या है, बी हमेशा ये हॉरिजॉन्टल वाली लेंथ और डी हमेशा ये वर्टिकल वाली लेंथ। तो बी हो गया 150 और डी हो गया 20। तो हम लोग बी की जगह रखेंगे कितना 150 और डी की जगह रखेंगे 20 का क्यूब डिवाइडेड बाई 12 प्लस 150 इंटू 20 इंटू 10 का स्क्वायर। ये कैलकुलेशन तो सब लोग कर लेंगे, कैलकुलेशन ही इसमें है, बाकी तो कुछ खास है नहीं इसमें। अगर कैलकुलेशन गलत हुई तो दिक्कत हो जाएगी। ये अभी केवल आई ए बी 1 निकला है, क्या निकला है। अगर आई ए बी 2 चाहिए हो तो अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा, देखना फॉर्मूला प्लस एरिया कितना हुआ इसका 30 इंटू 180 इंटू गैप कितना है 110 का स्क्वायर। कैलकुलेटर मत चलाओ भी कोई। अब सेकंड वाली बॉडी के लिए बी और डी बताओ क्या है। ये है सेकंड बॉडी, ये 180 है और ये 30 है। बताइए, हमेशा जो हॉरिजॉन्टल वाली लेंथ है वो बी है और जो ये वर्टिकल खड़ी वाली लेंथ है वो हमेशा डी है, ये कभी नहीं बदलेगा। तो बी की जगह कितना हो जाएगा 30 और डी की जगह कितना हो जाएगा 180 क्यूब डिवाइडेड बाई 12 प्लस 30 इंटू 180 इंटू 110 स्क्वायर। या आई ए बी 2 आ गया। इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल आई ए बी आ जाएगा। समझ में आई इतनी बात। लेकिन ये ए बी वाली लाइन जिस पर निकालना है ये आपको दिखनी चाहिए सवाल में। अगर दिखेगी नहीं तो गैप कहां तक का नापोगे, है ना। तो वो लाइन तो बनी होगी तुम्हारे सवाल में। चलो इसको नोट करो जल्दी, इतना ही नोट करना, कोई कैलकुलेशन नहीं चाहिए। चलिए देखिए, सी डी वाली लाइन मैं इसको लिख रहा हूं, ये वाली लाइन जो है ये सी डी है। अब ए बी हटा देता हूं।
अब CD वाली लाइन पर निकालना है, तो ये CD वाली लाइन है। आप चेक करिए ये CD वाली लाइन x जैसी है या y जैसी है, तो फॉर्मूले कौन से यूज होंगे, y वाले। तो सबसे पहला काम यही करिए, ये सेंट्रॉइड बनाया, y वाले फॉर्मूले लिखे db³/12, ये सेंट्रॉइड बनाया, y वाला फॉर्मूला लिखा db³/12। अब एरिया तो मालूम ही अभी हम लोग ने निकाला भी था, अब हमें चाहिए गैप। तो गैप कहाँ से कहाँ तक का चाहिए, जहाँ फॉर्मूला मालूम है और जहाँ निकालना है। तो मालूम है हमें यहाँ पर और निकालना है CD पर। तो पहला गैप तो ये हो गया, कितना होगा ये 75, और दूसरा गैप ये हो गया, कितना होगा 30 का आधा 15। तो ICD बराबर हो जाएगा ICD1 प्लस ICD2, और ICD1 क्या हो जाएगा बच्चों, फॉर्मूला प्लस एरिया इंटू गैप का स्क्वायर। तो पहली बॉडी के लिए तो हर जगह 1 लगा दे रहा हूं, फॉर्मूला 1, एरिया 1, गैप 1, प्लस ICD2 यहीं कर दे रहा हूं, फॉर्मूला प्लस एरिया इंटू गैप का स्क्वायर, और हर जगह क्या कर दे रहा हूं, 2 कर दे रहा हूं, A2 एंड गैप 2, ठीक है ना। अब पहली बॉडी के लिए फॉर्मूला क्या हो गया, db³/12, एरिया कितना हो जाएगा 150 इंटू 20, और गैप कितना है पहली बॉडी का 75 का स्क्वायर, प्लस दूसरी बॉडी के लिए भी फॉर्मूला तो यही है, db³/12 प्लस एरिया, एरिया कितना है 180 इंटू 30, और गैप कितना है 15 का स्क्वायर, सही है इतना। अब यहां पर d की वैल्यू बताओ कितनी है पहली बॉडी के लिए, फर्स्ट बॉडी के लिए, इसमें d कितना है 20, और b कितना है 150। तो यहां पर ये पुट कर लेंगे तो ये पूरी वैल्यू आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, है ना। इसी तरह से यहां पर भी हमें db³/12 की वैल्यू चाहिए, तो इसमें d और b थोड़ा अलग अलग है। इसके लिए d बताओ कितना है, इसके लिए यहां कर दे रहा हूं, d बराबर कितना है 180, और b कितना है इसका 30, b है इसका 30, यहां पुट कर देंगे तो ये पूरी वैल्यू आ जाएगी, दोनों को ऐड कर देंगे तो ICD पूरा आ जाएगा, समझ गया। लेकिन एक काम ध्यान रखना, कैलकुलेटर में ये पूरी कैलकुलेशन एक साथ मत लिखना यार, इसको अलग कैलकुलेट करके निकालना, प्लस इसकी वैल्यू अलग कैलकुलेट करके निकालना, ठीक है। क्योंकि अगर एक भी जगह तुमने कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी ना, मान लो इसमें करी, तो ये वाला गलत आए, ये वाला गलत ना आए, और अगर तुमने पूरा एक साथ लिख दिया कैलकुलेटर में तो गलत ही आएगा, तो नंबर हो जाएगा 0। कम से कम अगर ये गलत है और आधे को तुमने सही निकाल दिया तो कुछ नंबर मिल जाएगा एग्जाम में। नोट करो जल्दी। PQ वाली लाइन पर करते हैं अब थर्ड पार्ट में। तो ABCD हो गया, PQ वाली लाइन मैं बना देता हूं इसको, ये वाली लाइन, ये PQ वाली लाइन है पूरी। अब PQ वाली लाइन किसके जैसी है, x या y। तो पहला काम क्या होगा, फॉर्मूले लिख दीजिए उठा करके, x वाले फॉर्मूले लिख दीजिए उठा के x वाले। अब गैप तक कहां तक का नापेंगे हम लोग, PQ तक का। तो इसके लिए तो ये गैप हो जाएगा, और इसके लिए ये गैप हो जाएगा, ये कितना होगा 90 हो गया, और ये कितना होगा 10 होगा। समझ गए क्या करना है, करो अपने आप, मैं बोर्ड पे कर रहा हूं लेकिन आप अपने आप करिए। IPQ1 ये फर्स्ट बॉडी है, तो ये हो जाएगा BD³/12 प्लस एरिया इंटू गैप का स्क्वायर, B है 150 और D है 20 का क्यूब/12 प्लस 150 इंटू 20 इंटू 10 का स्क्वायर, और IPQ2 हो जाएगा, फॉर्मूला उसका भी BD³/12 है, एरिया कितना हो जाएगा 30 इंटू 180, और गैप उसका है कितना 90 का स्क्वायर। वैल्यू रख दें B और D की, तो B है उसका 30 और D है उसका 180 का क्यूब/12 प्लस 30 इंटू 180 इंटू 90 का स्क्वायर, IPQ2। तो हमें चाहिए पूरा IPQ दोनों बॉडी का एक साथ, तो IPQ बराबर हो जाएगा, ये वैल्यू निकाल लीजिएगा जो भी आएगी, और ये वैल्यू निकाल लीजिएगा जो आएगी उसको जोड़ लीजिएगा। तो IPQ1 प्लस IPQ2, और इसकी यूनिट क्या होगी, ये सारी चीज़ें mm में हैं,
तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जो यूनिट होगी यहाँ पर वो mm की पावर 4, हर जगह mm की पावर 4। जो फाइनल आंसर आएगा आपका वो भी mm की पावर 4 में ही आएगा। कीजिए जल्दी से। चलिए अब निकालते हैं RS वाली लाइन पर। तो RS वाली लाइन ये है, ये वाली लाइन का नाम है RS। ये लीजिए भाई, ठीक है, डॉटेड कर देता हूँ यहाँ। चलिए RS वाली लाइन किसके जैसी है? तो सबसे पहले सेंट्रॉइड के फॉर्मूले लिख लें। तो क्या फॉर्मूले होंगे सेंट्रॉइड पर? dB³/12 और ये कितना होगा dB³/12। बोर्ड पे देखिए सब लोग। अब गैप चाहिए इसके लिए, यहाँ तक का गैप RS तक का कितना होगा? ये तो 15 हो जाएगा। इसके लिए ये गैप कितना होगा ये सोचना पड़ेगा आपको थोड़ा सा। देखते हैं कैसे आएगा। अच्छा, ये यहाँ तक की पूरी डिस्टेंस ये कितनी है? 75। और ये डिस्टेंस कितनी है? 30। तो कितना बचा ये? 45 बचा, नहीं बचा? तो इसका गैप हो गया 45। अब कर लेंगे अपने आप, करिए जल्दी से। किसी को गैप नहीं समझ में आया तो बोलो। तो IRS बराबर हो जाएगा IRS1 प्लस IRS2, और IRS1 हो जाएगा फॉर्मूला प्लस एरिया, ये पहली बॉडी है, ये दूसरी बॉडी है, इंटू गैप का स्क्वायर 45 का स्क्वायर, D है 20 और B है इसका 150 का ³/12 प्लस 150 इंटू 20 इंटू 45 का स्क्वायर। IRS2 अगेन फॉर्मूला प्लस एरिया इंटू गैप का स्क्वायर। D हो गया 180, B हो गया 30। इनको सॉल्व करके दोनों को ऐड कर लीजिएगा तो IRS निकल आएगा। तो इधर देखिए सब लोग, अगर कोई लाइन हमें गिवन है, गिवन का मतलब क्वेश्चन में पहले से ही बनी हुई कि वो कहाँ पर है, तो हम वहाँ तक का गैप नाप लेंगे कि नहीं नाप लेंगे। और वो लाइन अगर पहले से बनी है तो हम ये भी देख लेंगे अपनी आंखों से कि वो x जैसी है y जैसी है। अगर x जैसी हुई तो x वाले फॉर्मूले, y जैसी हुई तो y वाले फॉर्मूले, और गैप आप नाप ही लेंगे जैसे अभी तक हम लोग नाप रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में सारे सवाल ऐसे थे कि वो लाइन जो थी गिवन थी, यानी कि दिख रही थी। अभी कभी कभी ऐसा होगा कि वो लाइन दिखेगी नहीं तो हमें ढूंढ के बनाना पड़ेगा, तो वो अभी हम लोग आगे करेंगे। इतना कीजिए जल्दी से। तो अब मैंने क्या किया है कि जितनी लाइनों पर पूछा गया था ना वो सारी लाइनें एक साथ बना दी, AB, CD, PQ और RS, और साथ में कुछ पॉइंट्स और बना दिए OEF। क्यों बनाए? देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है हमेशा किसी लाइन पर होता है, तभी तो आप गैप नाप पाते हो। अगर मैं आपसे ये कह दूं, मान लो ये मेरा क्वेश्चन है, ये पॉइंट है O, और मैंने कहा मोमेंट ऑफ इनर्शिया O पर निकालो, तो O तो एक पॉइंट है ना तो वो x जैसा है ना y जैसा है, तो तुम यहीं अटक जाओगे कि x वाले फॉर्मूले यूज करने की y वाले यूज करने। समझ गए कि नहीं? इसका मतलब दोनों यूज करने। जब किसी पॉइंट पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा जाए तो उस पॉइंट से जाने वाली हॉरिजॉन्टल लाइन पे भी निकालना होगा और उस पॉइंट से जाने वाली वर्टिकल लाइन पे भी निकालना होगा, दोनों पे निकालना होगा। जैसे कि अगर इस सवाल में आपसे कहा जाए कि पॉइंट ओ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालियो, MOI कहां पर? पॉइंट ओ पर। MOI मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पॉइंट ओ पर। तो पॉइंट ओ से जाने वाली हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी है? AB। और पॉइंट ओ से जाने वाली वर्टिकल लाइन कौन सी है? तो तुम्हें ये दोनों निकालना है, यानी IAB भी निकालना है और ICD भी निकालना है। समझ गए? इसी तरह से अगर तुमसे कहा जाता कि पॉइंट E पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालिए, कहां पर? E पर, तो E से जाने वाली हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी है?
पी क्यू, यानी तब तुम आई पी क्यू निकालते और सी डी निकालते। वेरी गुड, ये दोनों निकालते। समझ गए? अगर कहा जाता है एफ पर एमओआई निकालिए, कहां निकालिए? एफ पर, तो एफ पर क्या हो जाता? पी क्यू और आर एस। आप निकालते आई पी क्यू और आई आर एस। तो जब किसी पॉइंट पे पूछा जाएगा तो तुम्हें 2 बार काम करना पड़ेगा, हॉरिजॉन्टल वाले पे भी और वर्टिकल वाले पे भी। इतना समझ गए? देखो 1 2 3 4 तरह के क्वेश्चन यहां हुए और 5वें तरह का क्वेश्चन ये हो गया हमारे पास। 5 क्वेश्चन कर लिए इसमें। एक और देखो, अगर कहता है पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पॉइंट ओ, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पॉइंट ओ, तो मैंने आपको परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम बताई थी। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में अगर पोलर निकालना है ऊपर, इसका मतलब इस लाइन पर निकालना है। ये हो गई z, तो आई जेड जेड बराबर क्या होता था? आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई। तो अगर ये z है तो इसके हिसाब से x कौन सी लाइन हुई? ए बी वाली लाइन। और y कौन सी लाइन हुई? यानी आपको आई ए बी और आई सी डी निकालना और दोनों को ऐड करना है। अब और आसान तरीके से समझो, तुमसे कहा गया पोलर एमओआई अबाउट ओ, तो पोलर को भूल जाओ, पहले तुम पहले इतना पार्ट निकालो। एमओआई अबाउट ओ वो क्या है? वो रहा ये आई ए बी और आई सी डी निकालेंगे। पोलर में क्या करेंगे? उनको ऐड और कर देंगे। यानी इस वाले में क्या आंसर हो जाएगा हमारा? आई ए बी प्लस आई सी डी, पोलर पूछा जाएगा तो ये सारी वैल्यू तो अभी हम पीछे निकाल चुके हैं, तो दोबारा निकालने की जरूरत नहीं है। वो वैल्यू डायरेक्ट उठा के रख देना, जोड़ लेना। इसी तरह से अगर आपसे कहा जाता है पोलर एमओआई निकालिए ई पर, यहां पर, तो यहां ये निकालना है आपको, इस लाइन पर निकालना है। तो इससे जाने वाली एक्स वाली लाइन और वाई वाली लाइन दोनों पे निकालेंगे और ऐड कर देंगे। या तुम पहले देखो कि पोलर हटा दो, ऐसे सोचो एमओआई अबाउट ई, तो एमओआई अबाउट ई क्या था? ये दोनों थे, बस उठा करके क्या कर देंगे? इन दोनों को ऐड कर देंगे तो पोलर एमओआई यानी कि आई जेड जेड आ जाएगा। कोई डाउट किसी को? तो कितने तरह के क्वेश्चन हो गए? अब 6 तरह के हो गए। 4 तो ये रहे, 5वां ये रहा और 6th हो रहा। हो गया? नोट कर लो इसमें तुम्हें जो भी नोट करना हो।